हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेंसुरेशन का पार्ट 14 होगा, जिसमें हम देखेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को। मतलब अलग अलग तरह की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। प्रिज्म, पिरामिड से भी क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, और जो हमने पहले देखे हुए हैं स्फेयर के, कोन के, वो सारे भी प्रॉब्लम मैंने लिए हुए हैं। कुछ टीयर 1 के प्रॉब्लम है, कुछ टीयर 2 के प्रॉब्लम है। तो देखेंगे ध्यान से कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, 13 पार्ट जो मैंने दिए हुए हैं मेंसुरेशन के, तो आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। उस पर क्लिक करके आप सारे पार्ट लाइन बाय लाइन देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको कमज़ोर लगता हो। अगर आपको पूरी मेंस्ट्रुएशन कमज़ोर लगती है तो शुरुआत से ही देखिए, ताकि आपका हर एक पॉइंट क्लियर होता रहे। और ये सारे क्वेश्चंस मैं वही लेता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका पिरामिड से है। लिखा हुआ है, अ राइट पिरामिड 6 मीटर हाइट हैज़ स्क्वायर बेस ऑफ विच डायगोनल इज अंडर रूट 1152 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज। पिरामिड कैसा शेप होता है? पिरामिड का शेप कैसा होता है कि नीचे उसका जो बेस होता है वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, लेकिन ये जो सारे साइड्स होते हैं इससे निकलते हैं, ये सब जा कर के ऊपर एक जगह ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका शेप पिरामिड का। तो यहाँ पे कहने की जो पिरामिड है इसकी हाइट दिया गया, मतलब ऊंचाई कितनी है, एच की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 6 मीटर। और कह रहे हैं कि जो इसका बेस है वो कैसा है, स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस का मतलब सारी साइड इसकी बराबर हैं, और यहाँ से इसका डायगोनल जो दिया गया है उसकी लंबाई ये दी गई है। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा पिरामिड का। ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का, आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 गुणे में एरिया ऑफ बेस, मतलब जो भी बेस है, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, जैसा भी बेस हो, एरिया ऑफ बेस, और गुणे में क्या होता है, हाइट। ये होता है वॉल्यूम किसका, पिरामिड का। ओके, तो इस हिसाब से हमको हाइट तो पता है लेकिन एरिया ऑफ बेस नहीं पता है। तो एरिया ऑफ बेस कैसे पता चल सकता है? हमको पता है स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर का डायगोनल आपको दिया गया है, मतलब a√2 की वैल्यू दी गई है कितनी, अंडर रूट में 1152। तो हमको स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, साइड, और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a² इंटू में 2, और ये क्या हो जाएगा 1152। 2 से काटेंगे इसे, 5 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए a² की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 576। और a² क्या है, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया होता है। सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/3, ये कितना हो गया 576, और गुणे में h की वैल्यू कितनी हो गई 6। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर से 576 गुणे में 2 ही हो गया, तो 576 गुणे में 2 कितना होगा 1152। तो कितना आंसर आ जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन 1152 मीटर क्यूब। क्या है, वॉल्यूम। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो फार्मूला अगर आपको पता रहता है तो आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपको जो नीडेड होता है वही निकालना होता है। मेरे ख्याल से पिरामिड का ये क्वेश्चन आपके लिए आसान रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 2 स्फेयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज 8:17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के स्फेयर हैं, 2 स्फेयर हैं, गोले हैं, अलग अलग मटेरियल के हैं। करें कि उनके वेट का रेशियो कितना है, 18:17 में है। एंड द रेशियो ऑफ वेट पर 1 cc ऑफ मटेरियल ऑफ ईच इज 289:64। और कह रहे हैं कि अगर उनके 1 cc मटेरियल का वेट अगर लिया जाए और उसको रेशियो किया जाता है तो वो आ रहा है 289:64। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 स्फेयर्स, दोनों स्फेयर की रेडियाई की रेशियो आपको बतानी है। ओके, तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का। अगर मैं ले लूँ ऐसे 2 यहाँ पे अगर स्फेयर हैं, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 पाई r1³ ऐसे कह सकते हैं, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 पाई r2³। ठीक है, तो ये 2 स्फेयर हो गए। अब आपको क्या पता है, इनके वेट का आपको पता है रेशियो कितना है, 8:17। ओके, तो आपको पता है अगर आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है और आपको हर 1 cc पे कितना मटेरियल का वेट है ये पता है, तो वेट कैसे आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम में जो भी यहाँ पे हर 1 cc का दिया गया है वेट, उससे गुणा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है, वेट। तो वॉल्यूम में हम अगर इसका गुणा कर लें 289:64 का,
तो इसको आप x के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो x और x आपस में कट ही जाना है, तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 289 इंटू एक्स अपॉन में 64 इंटू एक्स करेंगे, x से x तो वैसे ही कट जाना है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, v1 में क्या करते हैं 289 का गुणा करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 64 का, ठीक है। और आपको पता है अब अगर इसको हमने गुणा कर दिया तो ये क्या बन जाता है, वेट का रेशियो। तो अगर वेट का रेशियो हमको पता है तो आसानी से अब यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू पता चल सकती है। और वेट का रेशियो यहाँ पे दिया गया है कितना, 8:17। तो आप इसके बराबर में क्या रख दीजिए, 8:17। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो R1 अपॉन में R2 होल क्यूब कह सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 गुणे में 64 बटे में 17 गुणे में 289। और आपको पता है 64 का मतलब क्या है, 8 स्क्वायर, और 289 का मतलब क्या है, 8, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है। तो अब 17 का स्क्वायर गुणे में 17 हो गया, 17 का क्यूब, 8 का स्क्वायर गुणे में 8, ये 8 का क्यूब, तो ये भी क्या आ गया, 8/17 का होल क्यूब। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों की रेडियाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8/17। यही आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बस आपको यही समझना था कि आप W की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मतलब वेट किसी भी जगह का या किसी भी मटेरियल का कैसे निकालना है, आपको बस ये समझना है। मतलब अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आपको क्या देख लेना है कि उसके हर एक सीसी पे कितना भार पड़ रहा है, तो वॉल्यूम जितना होगा बस उसका उसमें गुणा कर देना है आपको, तो वही क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और कभी भी अगर वेट और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन होंगे तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है सम ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन एन एरिया मेजरिंग 20 क्यूबिक मीटर इफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ईच ब्रिक इज 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, कह रहे हैं कि कोई जगह है वहाँ पे, मतलब उसका यहाँ पे दिया गया है कितनी बड़ी जगह है, 20 क्यूबिक मीटर की वो जगह है। और वहाँ पे बता रहे हैं कि वो किससे बनी है, ब्रिक से बनी हुई है। और हर एक ब्रिक की यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। फिर कह रहे हैं कि देन इन दैट पाइल द नंबर ऑफ ब्रिक्स आर, सपोज देर इज़ नो गैप बिटवीन द टू ब्रिक्स। कह रहे हैं कि आप ऐसा सपोज करिए कि दो ईंटों के बीच में, ब्रिक्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ पाइल, या मतलब ये एक तरीके से बताना है कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे अगर इतनी बड़ी दीवार या इतनी बड़ी जगह बनानी है। तो आपको वॉल्यूम पता है जगह का, कितना वॉल्यूम है, वो है 20 क्यूबिक मीटर का। ओके, तो हम क्या करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, एक ईंट का जितना वॉल्यूम होता है उसको हम यहाँ पे क्या करें, इससे डिवाइड कर दें, ताकि हमको पता चल पाएगा कि कितने ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल जो वॉल्यूम हमको पता है 20 क्यूबिक मीटर है। और ईंट का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, इन तीनों को गुणा करके। तो अपॉन में हम क्या कर देते हैं, 25 इंटू में 12.5 इंटू में 8 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखिए क्यूबिक मीटर है और यहाँ पे आपको दिया गया है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट है वो आपको सेम करने पड़ेंगे। तो सबको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर ये जो 20 क्यूबिक मीटर है इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे भी करिए। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिक मीटर में ये है। तो 100 गुणे 100 गुणे 100 ये हम कर लेते हैं, बस आपको इसको सॉल्व करना रह गया है। ये इसको 4 बार कट कर देगा, 12.5, 100 को कितनी बार कट करेगा, 8 बार, और 8 इसे कितनी बार कट कर सकता है, 12.5 बार, ठीक है। अब आपको बस इनको गुणा कर लेना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 20 गुणे में 4 कितना हो जाएगा, 80, 80 गुणे में 8 कितना हो जाएगा, 640। 640 को 12.5 से गुणा करना बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, बटे 8, मतलब ये 640 से बटे 8 करके इंटू में 100 कर देना है, 8 × 64, और ये आपका गुणा होकर के कितना आ जाएगा, 8000। ये आपको मिल गई नंबर ऑफ पाइल्स। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 12, दूसरा वाला जो ऑप्शन है जो बता रहा है 8000 ब्रिक्स की ज़रूरत होगी, यही आपका सही होगा। ओके, बस इसमें इतना सा आपको करना था कि ये जो मेज़रमेंट थे वो सेम कर लेने थे, आपका काम आसानी से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका पिरामिड के ऊपर बेस्ड है, जैसा भी हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या है, द हाइट ऑफ द राइट पिरामिड। अब यहाँ पे आपसे हाइट पूछा गया है, हुज एरिया ऑफ बेस इज 30 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 500 मीटर क्यूब। अब आपको पता है पिरामिड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू में h। ओके, और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई कितनी, 500 मीटर। आसान क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे बेस का एरिया दिया गया है कितना, 30, बस वही रख देना है आपको। तो 1/3 इंटू में 30 इंटू में h इज इक्वल टू, ये h है आपका 500,
ये इसे 10 टाइम्स कट करेगा, एक बार कट करेगा, h की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर। देखिए SSC CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था, मेरे ख्याल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था। पहला वाला ऑप्शन टिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल if the lateral surface area and volume is 120 centimeter square and 40√3 centimeter cube respectively, then side of the base of the prism is। अब यहाँ पे आपको साइड निकालना है बेस का जो कि प्रिज्म से बना है। प्रिज्म का मतलब क्या होता है, पिरामिड वाला स्ट्रक्चर आपका नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पिरामिड में क्या होता है कि नीचे वाला जो बेस होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला जो होता है वो सारी की सारी साइडें एक जगह मिल जाती हैं। लेकिन प्रिज्म का क्या होता है कि प्रिज्म का बेस और जो टॉप पोर्शन होता है वो क्या होता है, दोनों ही सेम होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। बस इसको ऐसे आप मिला दीजिए। मेरे ख्याल से अगर आपने प्रिज्म देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो इसका बेस है वो कह रहे हैं ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, और आपको यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है कितना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 3 इंटू में साइड इंटू में हाइट, और ये कितना दिया गया है 120। अब यहाँ पे आपको हाइट निकालनी ही निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इस 3 से काट लेते हैं, कितना आ जाएगा 40। तो साइड इंटू में हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 40, और आपको यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया गया है कितना 40√3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए प्रिज्म का। अगर आपको प्रिज्म का वॉल्यूम पता है तो आपके लिए बहुत सारा काम क्या हो गया, आसान हो जाता है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, वही जो हमने पहले देखा था, एरिया ऑफ बेस गुणे में हाइट, और इसकी वैल्यू कितनी दिया गया है 40√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपको पता ही है, √3 इंटू में 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड इंटू में साइड आप ऐसे लिख लीजिए, इंटू में h बराबर में 40√3। आपको पता है साइड इंटू में h की वैल्यू क्या है 40 है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं कट रहे हैं उनको काट दीजिए, जैसे √3 से √3 कट जाएगा। अब यहाँ पे साइड इंटू में h की वैल्यू रखेंगे 40, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 40, तो ये 40 से कट गया, केवल क्या बचती है साइड, और यहाँ पे अपॉन में 4 था, तो साइड बराबर में कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। ये भी Tier 2 का क्वेश्चन था, 2014 में पूछा गया था, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूला पता था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है अ लार्ज सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड टू फॉर्म आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन्स। यहाँ पे भाषा पे ध्यान दीजिएगा, विथ बेस रेडियस एंड हाइट सेम एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। One of these cones is melted and molded to form a smaller solid sphere. Then the ratio of the surface area of the smaller to the surface area of the larger sphere is। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये समझना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एक लार्ज सॉलिड स्फीयर है, मान लेते हैं ऐसे लार्ज ये सॉलिड स्फीयर है, गोला है, इसको मेल्ट करके फिर मोल्ड किया गया है आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन्स में। तो यहाँ पे दो कोन की बात नहीं की जा रही, लेकिन आपको यहाँ पे समझ लेना है कि किसकी बात की जा रही है, आइडेंटिकल की बात की जा रही है, मतलब एक ही तरह के दो कोन्स के बारे में बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पे क्या आया है, ES आया हुआ है या फिर S आया हुआ है कह सकते हैं, जो कि प्लूरल बताता है कि यहाँ पे एक कोन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से ऐसे दो यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं और दोनों ही आइडेंटिकल कोन्स ये बनाए जाते हैं, मतलब दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। और एक यही आपका कोन बनता है सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही आइडेंटिकल कोन एक और बनता है। और यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जो इसके रेडियस हैं वो जो स्फेयर का रेडियस है, मान लेते हैं ये स्फेयर इसका रेडियस r है, तो ये जो दोनों कोन हैं इनका रेडियस और इनकी हाइट दोनों ही r हैं, इसी स्फेयर के बराबर हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि बेस रेडियस एंड हाइट सेम एज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, मतलब यहाँ पे जो इनकी हाइट है और रेडियस है दोनों क्या हैं, इसी r के बराबर हैं। फिर बात कर रहे हैं कि इन दोनों में से वन ऑफ दीज, इन दोनों में से ही किसी एक कोन को फिर से मेल्ट करके मोल्ड करके एक आपका क्या बनाया गया है, एक और स्मॉलर यहाँ पे स्फेयर बनाया गया है। तो आपको बस इन्हीं दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे परफॉर्म कर सकते हैं। देखें कैसे करते हैं हम। तो हमको पता है अगर ये r है तो इसके लिए भी जो रेडियस होगा वो क्या होगा r, और हाइट भी इसकी क्या हो जाएगी r ही होगी, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। तो ये इसका जो वॉल्यूम होगा, हमने देखा था जब भी कोई चीज़ मेल्ट करके उसे किसी और शेप में ढाला जाता है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो हमको पता है कि ये जो स्फेयर है ये इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब,
और ये जो यहाँ पे आपका कोण है इसका वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, लेकिन एच की वैल्यू भी क्या है आर है, तो वो भी क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या, क्योंकि आर रेडियस और हाइट दोनों क्या हैं आर ही हैं पहले वाले की तरह। फिर इसी को पिघला करके एक और स्फीयर बनाया गया है, तो मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे कह सकते हैं, अब इसका रेडियस क्या होगा सेम होगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप इसे R1 या R डैश या स्मॉल r जैसे भी चाहें लिख सकते हैं। स्मॉल r लिख लेते हैं तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल r है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल सकता है, क्या बातें पता चल सकती हैं उस बात पे हम देखें तो ये पता चलेगा कि यहाँ पे बाई थ्री और पाई, ये पाई कट गया, और क्या पता चलता है कि आर क्यूब या फिर जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर क्यूब अपॉन 4 के बराबर आती है। अब ये क्या हेल्प करेगा आपको, जी हाँ हेल्प करेगा, क्योंकि आपको सरफेस एरिया निकालना है दोनों ही स्फीयर का। तो सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी स्फीयर की अगर बात करें तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू में पाई। अब यहाँ से आपको आर क्यूब की वैल्यू पता है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका आर क्यूब अपॉन में 4, और ये पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/3। तो यहाँ से आर क्यूब है तो एक आर तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो 4 है ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसे देखें तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3। तो ये आर की वैल्यू आ गई, और आपको करना क्या है आर स्क्वायर करना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर ये गुणा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, 4 इंटू में 1/3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये आपका 2/3 आ गया। अपॉन में ये वाला जो स्फीयर है इसका जो सरफेस एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब ये जो आपका 4 है ये आपका नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन में 4 की पावर 2/3। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो 4 में ऑप्शन नहीं लेकिन 2 में ऑप्शन है, तो आप क्या करिए इस 4 को 2 में डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर 2 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 4, तो 1 अपॉन में 2 की पावर 4/3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखिए तो ये 4th वाला ऑप्शन आपको यही मिल रहा है, इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आंसर मिल गया। बात क्या थी, केवल क्वेश्चन को समझने की थी। टियर 2 का ये क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, 2-3 बार में समझ करके आपको इसको करना पड़ेगा अगर आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं तो, वरना तो आप एग्जाम में छोड़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, हालांकि टफ क्वेश्चन नहीं था। तो अगर आप लैंग्वेज समझ सकते हैं आसानी से क्या कहना चाह रहे हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है कि अ कॉनिकल कप इज फिल्ड विथ आइसक्रीम, द आइसक्रीम फॉर्म्स हेमिस्फेरिकल शेप ऑन इट्स ओपन टॉप। मतलब ये आइसक्रीम वाला शेप है, कॉनिकल कप है कोई, और इसके ऊपर कोई आइसक्रीम यहाँ पे डाली गई है जो कि हेमिस्फेरिकल यहाँ पे साइज शेप में ढल रही है। फिर कह रहे हैं द हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 7 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, देन द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इज। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इसका रेडियस है ये किसके बराबर है, इसके हाइट के बराबर है। तो आपको बताना क्या है कि इस पूरे आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना है। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक हो जाए कि यहाँ पे जो हाइट दी गई है ये हेमिस्फेयर है, तो ये केंद्र से परिधि तक की या सरकमफ्रेंस तक की ये दूरी होगी, तो ये अगर 7 है तो इसकी रेडियस ये भी तो 7 ही होगी। ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी लाइन खींचेंगे यहाँ पे वो सारी क्या होगी 7-7 सेंटीमीटर की होगी, तो रेडियस 7 पता चल गई, तो इसकी भी हाइट क्या हो गई 7 हो गई। आपको अब क्या करना है, बस कोन का वॉल्यूम निकाल लेना है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लेना है और दोनों को जोड़ देना है बस। तो आप कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, और आर स्क्वायर यहाँ पे अगर कहना चाहें तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इंटू में एच की वैल्यू क्या है 7, प्लस में यहाँ पे हेमिस्फेयर है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू कितनी है 7 का क्यूब, कुछ कॉमन निकल रहा है तो 1/3 पाई, और 7 क्यूब ये तो कॉमन निकल रहा है, तो 1/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, और ये 7 का क्यूब, ये स्क्वायर है ये इंटू में 7 का क्यूब हो जाएगा, तो 7 का क्यूब 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ पे बचता है 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा देखिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे ये ऊपर वाला 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसको गुणा करके सीधे 3 ही लिख लेते हैं। कुछ कट रहा है क्या, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे में 49 ये बचा हुआ है।
तो मेरे ख्याल से अब तो आप लोग कर लेंगे। 22 गुणे में 49 करना मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम नहीं है। 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 49 को आप लिख सकते हैं 50 माइनस में 1, मतलब आपको क्या करना है 22 गुणे 50 करना है, जो कि आसान काम है। 1100 आ जाएगा, उसमें से आपको 22 घटा लेना है, तो यह आ जाएगा 1078। देखिए कहाँ पे है ये ऑप्शन, पहला वाला जो ऑप्शन है यही आपका ट्रू हो गया। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बस ये देखिएगा कि आपसे जो चीज़ें कह रही हैं या जो बताई जा रही हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़फुल है। जैसे यहाँ पे ये हाइट बताए, सीधे रेडियस नहीं बताया, सीधे रेडियस बताता तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान था। आपको हाइट इस हेमिस्फेयर की देकर के कन्फ्यूज़ कर दिया, क्योंकि अगर हम हेमिस्फेयर के बारे में बात करें तो वहाँ पे हाइट का कोई जिक्र होता नहीं है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। या फिर कुछ लोग इसको अगर सोचेंगे कि यहाँ पे इसका इस जो कोन है इसकी हाइट तो दिया नहीं गया है, रेडियस हमको पता होती तो इसकी हाइट के बराबर कर लेते, तो वो कन्फ्यूज़ होकर इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। लेकिन आप तो नहीं छोड़ेंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है इफ़ 64 buckets of water are removed from a cubical shaped water tank completely filled with water, 1/3 of the tank remains filled with water, the length of the each side of the tank is 1.2 meter। फिर कह रहे हैं कि assuming that all buckets are of the same measure then volume of water contained by each bucket is। क्वेश्चन समझिएगा कि यहाँ पे कोई क्यूबिकल शेप का वाटर टैंक है, ठीक है, क्यूबिकल है, और कह रहे हैं कि उसमें से 64 बाल्टी भर के पानी निकाला गया है। और ऐसा करने से वो टैंक पूरा का पूरा फुल था, कम्प्लीटली फुल था। और अगर हमने 64 बकेट पानी निकाल लिया तो केवल 1/3 टैंक बचा रह गया जिसमें पानी है, ठीक है, मतलब 1/3 पानी ही बचा हुआ है टैंक में। और कह रहे हैं कि जो टैंक है उसकी हर एक लेंथ की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। और कह रहे हैं कि जो बकेट है उसमें सब में सेम मेजर है, मतलब कभी आधी बकेट या कभी पूरी बकेट ऐसे नहीं, सबकी जो मेजर है क्या है सेम में पानी निकाला गया है। तो अब बताइए कि हर एक बाल्टी में कितना पानी आ रहा था। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको ये तो पता चल गया कि 1/3 भाग पानी बाकी है, अगर 64 बकेट के बराबर हमने पानी निकाल लिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि 64 बकेट किसके बराबर होगा, 2/3 पानी के हिस्सों के बराबर होगा। तो हम पूरे जो वाटर टैंक है उसका वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे लेंथ दिया गया है। तो क्यूबिकल शेप का आपको निकाल लेना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1.2 का आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो 1.2 का अगर आप क्यूब करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो 1.728 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1.3 लीटर यहाँ पे पानी रिमेन है, मतलब 2/3 लीटर पानी निकाल लिया गया है। तो आप क्या करिए, इसमें 2/3 का गुणा कर दीजिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 64 बाल्टियों के पानी के बराबर हो जाना है। 3 से काटिए, कट रहा है तो 3 × 15, ये आपका 2 बचेगा, 3 × 7 21 और 3 × 6 18। ये पॉइंट में 576 ये कट गया 3 से, और इसमें अगर हम 2 का गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका वही 1152 आ जाएगा जो थोड़ी देर पहले देखा था। तो 1 पॉइंट में 152 इज इक्वल टू 64 बकेट के बराबर है। तो एक बकेट का माप क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 1.152 में आप 64 से भाग दे देंगे, बस भाग दे देना है आपको और आपको आंसर भी मिल जाएगा। काट लीजिए, आप 8 से काट सकते हैं, 8 × 64, 8 × 1 = 8, 3 बचेगा, 4 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर आप 8 से कट करिए, ये आपका पॉइंट में होगा, ध्यान रखिएगा 0.144 है। फिर आप इसे 8 से कट करिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर ये आपका 8 बार जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.018, ठीक है। ये आपका आ गया एक बकेट में कितना पानी आ रहा है, कितना क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पानी आपको निकालना है इन लीटर्स निकालना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो आप 1000 से जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा कितना, 18 लीटर ऑफ पानी एक बाल्टी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका टियर 2 का क्वेश्चन था। तो देख रहे हैं टियर 2 में जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपके बेसिक्स अगर क्लियर हों, छोटी छोटी चीज़ों में गलती ना करें तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस रखे थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे लेके आऊँगा जिसमें टियर 2 के क्वेश्चंस ज़्यादातर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा जो वॉल्यूम वाला पार्ट है पूरा खत्म हो जाएगा, फिर जो सरफेस एरिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी वीडियोस मैं डालता हूं सबकी अपडेट मिलती रहेगी रेगुलरली। ओके, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा स्टडी स्मार्ट का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।